गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, देखो, लास्ट क्लास तक अगर मैं बात करूं तो हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। क्लास वन में मैंने आपको केवल और केवल सिलेबस बताया था, हमारा क्या सिलेबस है, कैसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन लास्ट 3 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट 1 है, डेफिनीशन, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हमें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का ही जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सेकंड पार्ट है वो हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टडी नोट नंबर 1 ही हमारा चल रहा है, सीएमए इंटर स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टडी नोट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसका जो सेकंड पार्ट है कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। स्टडी नोट नंबर 1 पार्ट 2 का नाम रखा है इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अगर जो पास्ट एग्जामिनेशंस हमारे हुए हैं इसके बेसिस पे अगर मैं आपको वेटेज बताऊं इस पार्ट की, तो नॉर्मली इसमें से 1 से लेकर 6 नंबर 1 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। मतलब मैंने एक बार ही देखा कि केवल 1 नंबर का ही क्वेश्चन आया, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक सिंगल पेपर में 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी इस पार्ट में से आए हुए हैं। तो 1 to 6 मार्क्स की वेटेज आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर ये टॉपिक क्या है, इसके अंदर क्या क्या हमें डिस्कस करना है? तो ये जो हमारा पार्ट 2 है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें हमें टोटलिटी में 13 टॉपिक हैं जो डिस्कस करने। कौन कौन से? सर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्या होते हैं बात करेंगे अभी। जस्ट मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या क्या हमें डिस्कस करना है। सेकंड हम देखेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट यूनिट क्या होती है। देन हम देखेंगे कॉस्ट एलोकेशन का क्या मतलब होता है सर। कॉस्ट अपोर्शनमेंट का क्या मतलब होता है। कॉस्ट अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। कन्वर्जन कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, और कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस। तो दीज आर द 13 पॉइंट्स या 13 टॉपिक्स जो कि हमें पार्ट 2 कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में डिस्कस करने। मैं अगर सिंपल सी बात कहूं तो सर ये जो पार्ट 2 है इसका मेन पर्पस क्या है। देखो होता क्या है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप आगे से आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाते हो तो किसी भी क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि हम आपको एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कॉस्ट सेंटर का ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हमारा डेटा है ये कॉस्ट यूनिट से रिलेट करता है। हम क्या करते हैं, इन वर्डिंग्स को इग्नोर कर देते हैं कि सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट जो भी होगा। हम क्या करते हैं, बस फिगर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व तो कर देते हैं। लेकिन अगर हमें टर्म्स जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और अपने एग्जाम में तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कहा कि 30 मार्क्स के आसपास आप थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 30 मार्क्स की थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, एमसीक्यू लाइक क्वेश्चंस, उसी में आप ये मान के चलो कि आपको 30 नंबर तक के थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसमें थ्योरी जो क्वेश्चन आता है उसके साथ आपको प्रैक्टिकल में चॉइस मिल जाती है, जिसकी वजह से वहां पे आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना एज मैंडेटरी नहीं रह जाता। आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके अपना 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। बट 30 मार्क्स भी तो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स लाइक क्वेश्चन अगर हो तो अगर हमें आता है तो सीधा सीधा 30 नंबर आप ला सकते हो 30 मिनट के अंदर अंदर। क्योंकि उन क्वेश्चन की स्पेशलिटी बस ये है, आता है तो 1 मिनट लगेगा, नहीं आता तो नहीं आता। तो हमें यहां पे इस पार्ट 2 में
मेनली टर्म्स समझनी है सर, टर्म्स क्या होती है। और इस सीक्वेंस में अगर मैं सबसे पहले मूव करूं तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है सर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो कॉस्ट, कॉस्ट सर, कॉस्ट का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर किसी ने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी है प्लीज देखें, हमने उसमें कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करें। तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। सर किस पे? ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, की मैं प्रोडक्ट बनाता हूं उस पे जो खर्चे होते हैं, या मैं उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मार्केट में जो खर्चे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट ना बना के मेरी तरह कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, लाइक मैं आपको एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सर्विस प्रोवाइड करने पे जो खर्चे हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉस्ट। तो कॉस्ट की डेफिनेशन सिंपल है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इसको मॉनिटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, सर ये खर्चा आया। यहां पे वर्डिंग क्या यूज की गई है सर? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है, कोई भी सर्विस जब प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें कुछ खर्चे लगते हैं। उन खर्चों के एलिमेंट्स क्या है सर? एलिमेंट्स का मतलब, जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है, जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है, तो इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए कुछ खर्चे लगे होंगे। सर क्या खर्चे लगे होंगे? अगर मैं देखकर ये आपको कहूं तो सर इसमें कुछ बटन्स यूज हुए, इसमें एक ये स्क्रीन है, यहां पे भी एक छोटी सी स्क्रीन गिवन है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये कैलकुलेटर के एलिमेंट्स हैं। कैलकुलेटर के एलिमेंट मतलब कैलकुलेटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, उनको एक तरीके से एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलेटर बोला जा सकता है। तो सिंपल अगर मैं कहूं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब है खर्चों के पार्ट क्या है। अगर आप कहते हो सर इस कैलकुलेटर को बनाने में 100 रुपए लगे, तो वो 100 रुपए के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, उन 100 रुपए के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड है, उसको बोला जाता है एलिमेंट। तो कॉस्ट के पार्ट्स क्या क्या है सर? बस उनको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसमें मेनली 3 तरीके के खर्चे होते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसको बनाने के लिए 3 तरीके के खर्चे मेनली होते हैं। सर किसी भी प्रोडक्ट को बिना रॉ मटेरियल के आप नहीं बना सकते। किसी भी प्रोडक्ट को बिना रॉ मटेरियल के बनाने की हम सोच भी नहीं सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो बेसिक एलिमेंट है वो है सर मटेरियल। मटेरियल जरूरी है सर एक तो। इसके अलावा मान लो मुझे बनानी है एक टेबल, वुड की टेबल बनानी है। अगर मुझे वुड की टेबल बनानी है तो से एग्जांपल मैं वुड लेकर आ गया, इस रूम में मैंने वो वुड रख दी, वुड लेकर आ गया, वुड मैंने यहां पे रख दी है। अब मुझे जरूरत पड़ेगी उस वुड से टेबल बनाने के लिए एक कारपेंटर की, तो मैं कारपेंटर को लेकर आऊंगा। वो क्या है? वर्कर। और वर्कर अपनी मेहनत के लिए मेहनताना चार्ज करेगा, लेबर चार्ज करेगा, वेजेस चार्ज करेगा, और मैं उसको पे करूंगा, तो वो मेरी क्या होगी? कॉस्ट होगी। तो सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे रॉ मटेरियल एक एलिमेंट है, वैसे लेबर भी एक एलिमेंट है, लेबर की भी जरूरत पड़ती है। अब मैं कहूं कि ये जो रूम है इसमें किसी तरीके का वेंटिलेशन नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि इस रूम में किसी तरीके का कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई खिड़की वगैरह नहीं है, बाहर का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है। मैंने यहां पे वुड रख दी, कारपेंटर को बिठा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर चला गया और लाइट्स वगैरह सब बंद करके बाहर चला गया, और मैं उनको बोलूं भाई साहब 2 घंटे में आता हूं वुड बना देना, या 4 घंटे में आता हूं, या जो भी टाइम लगे, टाइम इज नॉट द मैटर, भाई 5 घंटे भी लगे, मैं कहता हूं मैं आता हूं आप टेबल बना देना, क्या वो टेबल बना देगा? आंसर इज नो। सर क्यों? आपने उसको वुड दे दी, कारपेंटर बिठा दिया, तो टेबल कारपेंटर को ही तो बनानी है, तो वो टेबल क्यों नहीं बना सकता? ये नहीं बना सकता क्योंकि मैंने आपको कहा यहां पे किसी तरीके का कोई वेंटिलेशन नहीं है। मैंने कहा मैं बाहर जाते वक्त लाइट्स भी बंद कर गया, दरवाजा भी बंद कर गया, वो दिखाई कहां से देगा बेचारे को? तो कहीं ना कहीं केवल और केवल मटेरियल और लेबर से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता,
उस पे मटेरियल लेबर के अलावा भी कुछ अदर एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। जैसे मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली उनको काम करने के लिए लाइटिंग्स की जरूरत पड़ेगी, गर्मियों का मौसम है फैन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो केवल और केवल रॉ मटेरियल और लेबर से बात नहीं बनती, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल लेबर के अलावा भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, दैट इज नॉन एज अदर एक्सपेंसेस। तो सर कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा अदर एक्सपेंस। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा अदर एक्सपेंस। वैसे तो ये जो वर्ड्स हैं मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, हम नॉर्मल लाइफ में अपने यूज करते हैं और हम मानते हैं कि भाई हमें पता है कि मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, अदर एक्सपेंस क्या होता है। बट इंस्टीट्यूट ने हमें हर एक चीज की डेफिनेशन क्लियर की है कि भाई मटेरियल क्या होता है, किस किस तरीके का मटेरियल हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिल रही है मटेरियल की एक बुकिश डेफिनेशन कि सर द सब्सटेंस, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, अगर आपको वुड की टेबल बनानी है तो उसमें वुड जो है वो एज ए रॉ मटेरियल काम करेगा। तो द सब्सटेंस, तो मेरे एग्जांपल में सब्सटेंस क्या है सर, वुड, फ्रॉम विच द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मेड। कोई भी ऐसी चीज जिससे आप कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जैसा कि मैंने कहा कोई भी वो चीज क्या है, वो है सर सब्सटेंस, वो है मटेरियल। जैसे मैंने कहा टेबल को बनाने के लिए वुड, तो टेबल अगर आपका फिनिश प्रोडक्ट है तो उसको बनाने के लिए जो आप वुड यूज कर रहे हो वो है मटेरियल। तो द सब्सटेंस फ्रॉम विच फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मेड इज नॉन एज मटेरियल। ये की एक सिंपल सी डेफिनेशन, द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मेड इज नॉन एज मटेरियल। सर मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मतलब क्या मैं किसी मटेरियल को डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ ट्रेस कर सकता हूं या नहीं। उसके बेसिस पे मटेरियल को दो पार्ट में एनालाइज किया जा सकता है, वन इज नॉन एज डायरेक्ट मटेरियल एंड वन इज नॉन एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वी कैन से सर मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज डायरेक्ट मटेरियल एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल। और कॉस्ट अकाउंटिंग में इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मटेरियल, तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको मैं प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूं, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी क्या कहा, सर मैंने टेबल बनाने के लिए वुड उनको दे दी। तो वुड क्या है, वुड किसी भी टेबल को बनाने के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैं टेबल को देखने के बाद इमीडिएटली कह सकता हूं सर ये वुड की टेबल है, इसमें वुड लगा है। इसका मतलब मैं इजीली आइडेंटिफिएबल कर पा रहा हूं कि इस टेबल को बनाने में वुड लगा है। तो वो वुड क्या है सर, डायरेक्ट मटेरियल है। वुड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। तो इट इज वन विच कैन बी डायरेक्टली और इजीली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट, जिसको मैं किसी प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि सर हाँ ये चीज इसमें लगी है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर के अंदर जो टिम्बर लगता है, ड्रेस के अंदर जो क्लॉथ लगता है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मैं कहूं जो टेबल बनती है वुड की, उसकी स्मूथनेस के लिए उस पर रेगमार यूज किया जाता है। टेबल जो बनती है उसकी स्मूथनेस के लिए उस पर रेगमार यूज किया जाता है, उसको स्मूथ बनाने के लिए, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में सैंड पेपर भी बोलते हैं। अब मेरे सामने एक टेबल रखी हुई है, क्या मैं क्लियरली कह सकता हूं उस पर कितना सैंड पेपर यूज हुआ है, कितना रेगमार यूज हुआ है, हुआ भी है कि नहीं हुआ? सर आंसर इज नो। आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो टेबल के अंदर थोड़ी ना अटैच कर रखा है, वो यूज करा फेंक दिया, सीधी सी बात है। तो रेगमार जो है वो है तो मटेरियल नेचर का, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। इट इज वन, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इट इज वन which cannot be easily identified in the product, जिसको हम easily identify नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो 3 जगह बंटी हुई होती है। एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 प्लेसेस पे बंटी हुई होती है। एक तरीके से कैसे सर, एक प्लेस वो होता है जहां पे माल बनता है जिसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, आप एक शॉप से मोबाइल परचेज करके लाते हो, आप एक शॉप से मोबाइल परचेज करके लाते हो, क्या वो मोबाइल उस शॉप पे बना है? सर आंसर इज नो, वो मोबाइल तो फैक्ट्री में बना है। क्या जिस शॉप से आप उसको परचेज करके लाए हो क्या वो उस कंपनी का ऑफिस है? सर आंसर इज नो, ऑफिस कहीं और होता है, फैक्ट्री कहीं और होती है। वो तो एक तरीके से उनका शोरूम है, सेल डिपार्टमेंट है जहां से वो माल को बेच रहे हैं, तो वो कहलाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, जहां से आपने वो माल खरीदा है एक तरीके से। तो ये जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, वो ऑफिस लेवल के भी हो सकते हैं, और वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेल करते वक्त या माल को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो कि हम आगे जाके जब हम कॉस्ट शीट का टॉपिक देखते हैं तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। यहां पे अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल्स की बात करूं तो सर फैक्ट्री में जो मशीन हम चलाते हैं, फैक्ट्री में जो हम मशीन चलाते हैं अगर वो स्मूथली वर्क नहीं कर रही है तो वो स्मूथली काम करे इसके लिए उसकी ग्रीसिंग वगैरह की जाती है और उसके लिए यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट ऑयल। इसी तरीके से मशीन को थोड़ा साफ वगैरह रखा जाए उसके लिए कॉटन वेस्ट यूज किया जाता है, सिंपल कॉटन यूज किया जाता है उसको साफ वगैरह करने के लिए, तो वो क्या है? कॉटन वेस्ट है। सर इनका नेचर तो मटेरियल का ही है लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से इनको इनडायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है। सिमिलरली आप ऑफिस में भी कई तरीके के मटेरियल यूज करते हो, लाइक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन यूज करते हो, पेपर्स वगैरह यूज करते हो, झाड़ू वगैरह यूज करते हो, डस्टर्स वगैरह यूज करते हो साफ सफाई के लिए। सर क्या वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट होते हैं? आंसर इज नो, तो वो है तो मटेरियल का नेचर बट इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली सेल डिपार्टमेंट में आप किसी भी माल को पैक वगैरह करने के लिए पैकिंग मटेरियल यूज करते हो। हम कहीं से ज्यादा माल परचेज करके लाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उनको किसी चीज में पैक कर देते हैं, प्लास्टिक वगैरह से लपेट के दे देते हैं, वो क्या है? पैकिंग मटेरियल है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिल वगैरह जो निकालते हैं वो, इसका मतलब वो भी पेपर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह यूज कर रहे हैं। तो सर ये है तो मटेरियल लेकिन डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते। मेरे एग्जांपल में जो मैं टेबल बना रहा था उससे डायरेक्टली तो रिलेट नहीं कर सकती ये चीजें, तो ये कहलाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सर मटेरियल की कहानी क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं दैट इज नॉन एज मटेरियल। दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर आप उसको प्रोडक्ट से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट है, नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट है। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने दिए। आई होप क्लियर होगा। बिल्कुल काफी डिटेल में डिस्कस करने की मैंने कोशिश की है। तो पहला एलिमेंट है हमारा मटेरियल। सर दूसरा एलिमेंट होता है हमारा लेबर। जैसा कि मैंने कहा कि मैं वो टेबल बनवाने के लिए लेकर आया किसको? कारपेंटर को। तो कारपेंटर को जो भी आप पेमेंट करते हो, कारपेंटर को उसकी मेहनत के लिए जो आप मेहनताना पे करते हो वो क्या है? मेरे लिए एक लेबर की कॉस्ट है। लेबर पे मूव करने से पहले मेरे पास एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में दिसंबर 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन था मटेरियल्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट सेंटर। अब यहां पे देखो कॉस्ट सेंटर वर्ड यूज किया गया है, प्रोडक्ट यूनिट यूज की गई है, बट मुझे क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे स्टडी मटेरियल में इस सीक्वेंस में ये सिलेबस गिवन है, मैं आपको उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली करवा रहा हूं। हालांकि जब मैं आपको ये कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर बता दूंगा उसके बाद आपके माइंड में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल मैं बस क्या कर सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं कि सर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो डायरेक्ट मटेरियल है, नहीं कर सकता तो इनडायरेक्ट है। और ये क्या कहता है क्वेश्चन कि आप डायरेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। आपसे पूछ रहे हैं ये कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सर वो मटेरियल जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं सर वो इनडायरेक्ट नहीं होता,
वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर? आई थिंक दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया कि वो मटेरियल जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं किसी प्रोडक्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट सेंटर के साथ। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट, प्रोडक्ट यूनिट क्या होती है, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आइडेंटिफाई कर सकता हूं सर, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड एलिमेंट जो है हमारा कॉस्ट का, दैट इज लेबर। कारपेंटर मेरे एग्जांपल में, तो कारपेंटर को आप पे करोगे, कारपेंटर खुद जो है वो वर्कर है, उसको जो मेहनताना पे किया जाता है वो लेबर की कॉस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अर्निंग है। वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अर्निंग है, मेरे लिए वो कॉस्ट है। तो लेबर क्या होती है, तो कारपेंटर ने अपना एफर्ट लगा के उस वुड को टेबल में कन्वर्ट किया है, तो ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड किस लिए, टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबर। लेबर क्या है, ह्यूमन एफर्ट। सर किस तरीके का ह्यूमन एफर्ट, मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट लगता है, दैट इज नॉन एज लेबर। जैसे मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, सिमिलरली लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। सर डायरेक्ट लेबर का तो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया है, जो कारपेंटर को आप पे करोगे, तो कारपेंटर है वो टेबल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट लेबर है। लेकिन मैं आपके सामने एक छोटी सी सिचुएशन रख रहा था कि सर मैं एक टेबल बनवाने के लिए कारपेंटर को पकड़ के लाया। इसी चीज को अगर मैं बड़े लेवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाऊं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एक फैक्ट्री होती है, एक ऑफिस होता है, एक सेल डिपार्टमेंट होता है। कारपेंटर काम कहां पे कर रहा होगा, तो कारपेंटर काम कर रहा होगा फैक्ट्री में, तो उसके लिए जो पे कर रहे हो वो तो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन अब 10 कारपेंटर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, और उन पे निगरानी रखने के लिए आपने एक सुपरवाइजर छोड़ दिया, उन पे निगरानी रखने के लिए आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, और उस सुपरवाइजर को आप सैलरी दे रहे हो, तो क्या आप उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे प्रोडक्ट से? आंसर इज नो, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट बना नहीं रहा। आपको थोड़ी ना पता है कि 10 बंदे जो काम कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टेबल पे सुपरवाइजर को क्या पे कर रहे हैं। नहीं, सुपरवाइजर को तो सैलरी हम मंथली बेसिस पे से एग्जांपल 40,000 50,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं। सर यू कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट सुपरवाइजर सैलरी। ऑफिस में जो बंदा बैठा है अकाउंटेंट, उसकी सैलरी को प्रोडक्ट से कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे डायरेक्टली? सर नहीं कर सकता। सेल्स डिपार्टमेंट जो सेल्समैन बैठा है, उसको जो आप सैलरी पे कर रहे हो, उसको कैसे ट्रेस कर लोगे, कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट? सर नहीं कर सकते। तो लेबर भी दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले डायरेक्ट की मैं बात करूं तो इट इज वन विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड। कन्वीनियंटली मतलब इजीली आइडेंटिफाइड, ज्यादा जोर ना डालना पड़े कि भाई ये क्या खर्चा किस तरीके से है। तो इट इज वन विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड होली टू ए पर्टिकुलर जॉब। और सारा का सारा वो जो खर्चा है वो किसी एक जॉब से रिलेट करे, किसी प्रोडक्ट से रिलेट करे, या किसी प्रोसेस से रिलेट करे। सर प्रोडक्ट वर्ड तो हम इजीली समझते ही हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेट करे। प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं कहूं कि आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है, मान लो मैं कहूं आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कई स्टेजेस में बने, कई स्टेजेस में बने। और स्टेजेस का मतलब सर, जैसे मान लो आप बना रहे हो शर्ट, रेमंड कंपनी का एग्जांपल ले लो। रेमंड कंपनी का मार्केट में शर्ट भी आता है, क्लॉथ भी आता है। अब मैं कहूं कि मान लो रेमंड कंपनी मार्केट से कॉटन लेती है, तो पहले तो वो क्या करेगी, कॉटन से थ्रेड बनाएगी। जब वो कॉटन से थ्रेड बनाएगी तो वो कहलाएगी एक प्रोसेस। फिर वो थ्रेड से क्लॉथ बनाएगी, वो कहलाएगी दूसरी प्रोसेस। फिर वो क्लॉथ से शर्ट बनाएंगे, वो कहलाएगी तीसरी प्रोसेस। तो अगर आप किसी खर्चे को, यहां पे बात करूं तो लेबर को, अगर आप लेबर के खर्चे को किसी प्रोसेस से, कि सर ये जो लेबर की कॉस्ट है ये है तब मैंने कॉटन से थ्रेड बनाया, अगर आप डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हो तो ये उस प्रोसेस के लिए डायरेक्ट लेबर है।
उस प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट लेबर है। प्रोडक्ट मैंने टेबल बनाई, उसमें जो कारपेंटर को पे किया वो डायरेक्ट वेजेस है। सिमिलरली जॉब और प्रोडक्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता। जॉब स्पेसिफिक जॉब होती है, जॉब एक स्पेसिफिक जॉब होती है, प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती रहती है। जैसे मैं कहूं भाई मेरा तो फर्नीचर का बिजनेस है, केवल और केवल टेबल का बिजनेस है, तो मेरे यहां पे फैक्ट्री में टेबल्स बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। लेकिन मैं कहता हूं मेरा केवल टेबल का काम नहीं है, मेरा फर्नीचर से रिलेटेड काम है। कस्टमर आके बोलेगा सोफा बना दो, सोफे बनवा दूंगा। कस्टमर आकर बोलेगा टेबल बनवा दो, टेबल बनवा दूंगा। कस्टमर आके बोलेगा ड्रेसिंग टेबल बनवा दो, वो बनवा दूंगा। सेंटर टेबल बनवा दो, वो बनवा दूंगा। तो इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। जैसे कस्टमर बोलेगा वैसे काम करवा दूंगा। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को अकॉर्डिंगली काम करती है तो उसको बोला जाता है जॉब। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जॉब कॉस्टिंग भी हमारा एक सिलेबस है, सब चैप्टर है पूरा का पूरा। प्रोसेस कॉस्टिंग भी एक टॉपिक है पूरा का पूरा, और प्रोडक्ट को तो पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं यूज होता ही रहता है। तो इट इज वन, डायरेक्ट लेबर क्या, इट इज वन which can be conveniently identified, easily identified, और जो भी खर्चा है उसको आप एट्रीब्यूट कर सको रिलेटेड टू ए जॉब, प्रोडक्ट या प्रोसेस। इससे रिलेटेड सर इतना खर्चा है। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड टू कारपेंटर, कारपेंटर को जो हम वेजेस पे करते हैं वो डायरेक्ट लेबर है। सिमिलरली मैं एक टेलर से स्टिच करवाता हूं, तो उसको जो आप पेमेंट कर रहे हो, फीस पेड टू टेलर लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी वर्ड यूज करो, पेमेंट मेड टू टेलर, तो भी आप फीस पे करते हो, पेमेंट करते हो टेलर को, वो क्या है मेरे लिए डायरेक्ट खर्चा है। वो मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। अगर मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो फिर वो कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या है सर, इट इज वन विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड। मैं आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा और attributed wholly to a particular job, product या प्रोसेस। सर मैं किसी को सैलरी, किसी को लेबर पे तो कर रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से, किसी जॉब से, किसी प्रोसेस से उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा कि किस जॉब से रिलेटेड कितना खर्चा है। जैसे मैंने अभी आपको कहा भाई एक सुपरवाइजर है, उसको आप 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे कर रहे हो। 10 कारपेंटर बैठे हैं, कोई टेबल बना रहा है, कोई सोफा बना रहा है, कोई सेंटर टेबल बना रहा है, कोई ड्रेसिंग टेबल बना रहा है। सुपरवाइजर सबको इंस्ट्रक्शन देता है, ध्यान दे रहा है, सब प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सुपरवाइजर की 40,000 की सैलरी के अंदर कितना पार्ट ड्रेसिंग टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कितना पार्ट सोफे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसको जो लेबर पे की जा रही है, सुपरवाइजर को जो लेबर पे की जा रही है, दैट विल बी इनडायरेक्ट लेबर। एग्जांपल्स गिवन है तीनों स्टेजेस पे। सर फैक्ट्री में आपको इनडायरेक्ट लेबर देखने को मिल सकती है, लाइक सुपरवाइजर सैलरी कह दो, फॉरमैन सैलरी कह दो, एक ही बात है। वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब फैक्ट्री के जो मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी। वर्क्स इज नथिंग, वर्क्स इज अनदर नेम ऑफ फैक्ट्री। आप आगे जैसे जैसे जाओगे आप देखोगे फैक्ट्री कह दो चाहे वर्क्स कह दो, एक ही बात होती है। गेट कीपर की सैलरी, गार्ड वगैरह की सैलरी यू कैन से। डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट से ट्रेस कर लोगे। ऑफिस में अगर मैं बात करूं तो सर ऑफिस में जो अकाउंटेंट की सैलरी होती है, जनरल मैनेजर जो है उसकी जो सैलरी है, जो मैनेजर है और सीनियर मैनेजर लाइक उनकी जो सैलरी है, उसको भी आप कैसे डायरेक्टली एक किसी प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। इसी तरीके से सेल डिपार्टमेंट, जो आप सेल्समैन सैलरी पे करते हो, जो आपके सेल्समैन है उनको जो आप सैलरी पे करते हो, उसको आप कैसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएंगे सर, वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। तो लेबर, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लेबर। ह्यूमन एफर्ट जो कि लगाए जाते हैं किस लिए, टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट इज लेबर। दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
अगर आप कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद ए जॉब, प्रोडक्ट और प्रोसेस से, तो सर डायरेक्ट लेबर है। नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट लेबर है। मैंने आपको ये एग्जांपल्स भी यहां पे बता दिए। आई होप क्लियर। तीसरा जो एलिमेंट है वो सिंपल है सर, ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है। जैसे मैंने कहा ये लाइटिंग का खर्चा, अब क्या मैं लाइटिंग को मटेरियल बोल दूं? सर आंसर इज नो। क्या लाइटिंग कोई ह्यूमन एफर्ट लेबर है? सर आंसर इज नो। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ना तो मटेरियल है ना लेबर में कवर किया जा सकता है, तो वो आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर। मीनिंग क्या है अदर एक्सपेंसेस का? बड़ा सिंपल सर, जो मटेरियल लेबर नहीं है वो अदर एक्सपेंस है। तो अदर एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। तो इसकी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। एक तरीके से मैं कहूं, आप ये कह रहे हो सर जो मटेरियल लेबर में कवर नहीं हो पाया वो आप अदर एक्सपेंस में कवर कर लो। लेकिन जैसे मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, जैसे लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, वैसे अदर एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी डायरेक्ट अदर एक्सपेंस हो सकते हैं और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस हो सकते हैं। आप सबने ट्रेडिंग अकाउंट कभी ना कभी बनाया होगा, आप सबने कभी ना कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया होगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर खर्चे लिखते हो, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर खर्चे लिखते हो मटेरियल और लेबर के अलावा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में मटेरियल और लेबर के अलावा कोई भी खर्चा अगर लिख रहे हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस। और सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप मटेरियल और लेबर के अलावा कोई खर्चा लिख रहे हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। जैसे आप सबने देखा होगा कैरीज इनवर्ड ऑल्सो नॉन एज फ्रेट इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो सर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कोई भी रॉयल्टी अगर पेड की जाती है, रॉयल्टी का मतलब है हमने किसी का कोई लाइसेंस वगैरह प्रोसेस वगैरह बाई करा हुआ है, उसके लिए हम उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो रॉयल्टी जो आप पे करते हो दिस इज ऑल्सो ए डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी काम को, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए अगर मैं कोई इक्विपमेंट किराए पे लेता हूं तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि भाई एक बिल्डिंग बन रही है उसके लिए क्रेन किराए पे लेकर आया हूं, केवल उस बिल्डिंग के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, तो वो किराया जो मैं पे कर रहा हूं वो क्या है? वो डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which can be directly allocated to particular job, product और प्रोसेस। बस कंडीशन ये है कि वो मटेरियल लेबर ना हो, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस जिसको मैं डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस से रिलेट कर सकता हूं। सर हाँ, इस जॉब पे ये खर्चा इतना लगा है, इस प्रोडक्ट पे ये खर्चा इतना लगा है, तो मैं उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूं, डायरेक्टली एलोकेट कर सकता हूं, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो दैट इज नॉन एज डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? जब आप मटेरियल परचेज करते हो और अगर आपको उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी या फिर मैं कहूं जीएसटी पे करना पड़ता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर आपने किसी का कोई लाइसेंस खरीदा हुआ है, कोई फ्रेंचाइजी वगैरह ली हुई है और उसके लिए आप कोई रॉयल्टी उनको पे कर रहे हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपने कोई भी इक्विपमेंट स्पेसिफिकली किसी काम को करने के लिए हायर किया है तो दैट विल ऑल्सो बी नॉन एज स्पेशल हायर चार्जेस, ऑल्सो विल बी कवर्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मैंने कहा क्रेन आपने किराए पे ली किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, तो वो क्या है? स्पेशल हायर चार्जेस है, इट विल बी कवर्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मटेरियल नहीं हो, लेबर नहीं हो, कोई अदर एक्सपेंस हो, लेकिन हम उसको किसी जॉब, प्रोडक्ट या प्रोसेस से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे, तो इस सिचुएशन में वो कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट लेबर। इस सिचुएशन में ये कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी मैंने गलती से इनडायरेक्ट लेबर बोला, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which cannot be
कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और प्रोडक्ट। जैसे मैं ये लाइटिंग यूज कर रहा हूं, मैं ये लाइटिंग यूज करता हूं सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए भी, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी, और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी, तीनों के लिए यूज करता हूं। अब बिजली का बिल तो आएगा 1 महीने के बाद। अब मान लो वो बिल आया 3,000 रुपए का, तो मैं कैसे ट्रेस कर सकता हूं कि सर वो 3,000 रुपए का जो लाइटिंग का खर्चा आया है वो मैं कितना फाउंडेशन वालों के लिए कर रहा हूं, कितना इंटर वालों के लिए कर रहा हूं, कितना फाइनल वालों के लिए? सर पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो ये क्या है? ये लाइटिंग का खर्चा इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस में कवर्ड होगा, क्यों? ना तो ये मटेरियल है ना लेबर है, डायरेक्टली ट्रेस भी नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा, तो इनडायरेक्ट है अदर एक्सपेंसेस। एग्जांपल्स देखो क्या है। फैक्ट्री में अगर मैं बात करूं तो जो फैक्ट्री का रेंट आप पे करते हो, फैक्ट्री का जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो, फैक्ट्री में ये जो लाइटिंग्स आप यूज करते हो, ऑफिस का जो आप रेंट पे करते हो, ऑफिस का जो इंश्योरेंस आपने करवा रखा है उसका जो खर्चा आप पे करते हो, ऑफिस में जो लाइटिंग यूज करते हो, सेल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में आप जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हो, आपने अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करवाया, मैंने अपने कंपनी का एडवर्टीजमेंट करवाया, कॉमर्स लेक्चर्स, 1 लाख रुपए का खर्च किया। अब मैं कैसे ट्रेस करूं कितना फाउंडेशन पे, कितना इंटर पे, कितना फाइनल पे? सर मैं तो सीएमए वालों के साथ डील करता हूं और मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा करवाया एडवर्टीजमेंट पे, तो मैं कहां ट्रेस कर पाऊंगा कि किसके लिए कितना खर्चा करवा रहा हूं? कि मैंने तो अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करवाया। शोरूम के खर्चे, शोरूम के खर्चे लाइक रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एटसेट्रा हो गया। अब जैसे आप एक शोरूम की बात करो भाई, जहां पे मोबाइल आपको मिलते हैं, अब वो मोबाइल रखते हैं शाओमी का भी, एमआई के मतलब, इसके अलावा ओप्पो के भी रखते हैं, सैमसंग के भी रखते हैं। तो जो वो शोरूम का रेंट पे कर रहे हैं, कैसे वो बता सकते हैं? मैं उनको जाके पूछूं कि जो शाओमी के मोबाइल आप बेच रहे हो इसके लिए कितना रेंट पे कर रहे हो, क्या वो बता देंगे? तो आंसर इज नो, कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड, कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। तो सर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। मटेरियल में बी डायरेक्ट, मटेरियल में बी इनडायरेक्ट, लेबर में बी डायरेक्ट, लेबर में बी इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस में बी डायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस में बी इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स देख ली हमने, डेफिनेशंस देख ली, ताकि इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में जो भी ट्रू फॉल्स लाइक क्वेश्चंस आते हैं उनका हम आंसर दे सके। एक और क्वेश्चन है मेरे पास ट्रू फॉल्स में, कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड कर, मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड होते हैं। सर बिल्कुल होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, इसका मतलब आंसर है ट्रू। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आंसर विल बी ट्रू, आंसर विल बी यस, आंसर विल बी ट्रू। एग्जाम में आया हुआ होगा या फिर हमारे स्टडी मटेरियल वगैरह में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन गिवन होते हैं उसमें होगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा सर 3 तरीके के एलिमेंट, और तीनों ही डायरेक्ट भी हो सकते हैं, तीनों ही इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे सामने 2 डेफिनेशंस और डिराइव होके आती है, हमारे सामने 2 डेफिनेशंस और डिराइव होके आती है। सर एक है प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन और एक है ओवरहेड की डेफिनेशन। ये 2 डेफिनेशन हमें देखनी है जो कि हमारी थ्योरेटिकली तो काम आएगी, साथ में आगे जो प्रैक्टिकल हम करेंगे चैप्टर्स उनमें काफी हेल्प मिलेगी। कॉस्ट शीट का टॉपिक जब हम देखेंगे, प्राइम कॉस्ट उसमें भी यूज होगा, ओवरहेड्स सर ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको ओवरहेड वर्ड देखने को मिलता है क्या सर? ये सिंपल मैं कहूं, अभी हमने कहा कि 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। ये तीनों ही डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब मटेरियल जो है वो डायरेक्ट हो सकता है, सिमिलरली लेबर जो है वो डायरेक्ट हो सकता है,
और जो अदर एक्सपेंस है वो भी डायरेक्ट हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट, मतलब जितने भी डायरेक्ट नेचर के अपने खर्चे हैं, अगर हम सबको ऐड कर लें तो दैट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी ही होती है, द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन करना, या द एग्रीगेशन ऑफ, एग्रीगेशन मतलब एडिशन करना, द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट, इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन आप यहां पे देख सकते हो, द एग्रीगेशन ऑफ 3 पॉइंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड कर लोगे, मतलब सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर लोगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। सिमिलरली जो अपना इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस है, तो अगर सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को ऐड कर लिया जाए उसको बोला जाता है ओवरहेड। सारे के सारे जो खर्चे हैं इनडायरेक्ट नेचर के उनको ऐड कर लिया जाए तो दैट इज नॉन एज ओवरहेड्स। तो ओवरहेड की डेफिनेशन क्या बन जाती है, द एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, दैट इज नॉन एज ओवरहेड्स। ओवरहेड की डेफिनेशन क्या बन गई सर, यहां पे ओवरहेड की डेफिनेशन क्या आ गई हमारे पास, द एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉन एज ओवरहेड्स। So this is the discussion on elements of cost. सर सिंपल अगर मैं ब्रीफ में अब आपके सामने आऊं, 3 एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, तीनों ही डायरेक्ट भी हो सकते हैं, तीनों ही इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करें प्राइम कॉस्ट बनेगी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करें ओवरहेड्स बनेंगे। साथ में हमें मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस की डेफिनेशन और उनके जो एग्जांपल्स है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि मैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स लाइक क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, उनका मैं आंसर इजीली दे सकूं। आई थिंक ऑल क्लियर है अभी तक। ऑल क्लियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर बिल्कुल साफ हो गया, नहीं, अपने माइंड में सारी चीजें सेट हो जानी चाहिए। सर पहला पॉइंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है मेरा, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ा यही था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। इसके बाद तो ये टर्म्स है जिनकी हमें डेफिनेशन समझनी है, मीनिंग समझने हैं एक तरीके से, सर ये होते क्या है, ताकि कभी भी किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स आ जाए तो अपने को मेंटली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर इसका मतलब ये है। और इस सीक्वेंस में सबसे पहला जो टर्म है वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सर कॉस्ट तो पता है, कॉस्ट का मतलब तो है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो जब आप कॉस्ट में कहते हो प्रोडक्ट को बनाने के मतलब प्रोडक्ट के खर्चे, सर्विस को प्रोवाइड करने के मतलब सर्विस के खर्चे, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, बस यही तो ऑब्जेक्ट है, यही तो ऑब्जेक्ट है। मतलब खर्चा कर किसके पे रहे हो, खर्चा कर किस पे रहे हो, प्रोडक्ट पे, सर्विस के लिए, तो सर बस जिस पे खर्चा कर रहे हो वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक टेक्निकल नेम है सर किसका, फॉर ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, एक सर्विस को ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हो तो उस प्रोजेक्ट को ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करें तो उस डिपार्टमेंट को ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और एनी एक्टिविटी टू विच कॉस्ट रिलेट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक टेक्निकल नेम है। आप काम क्या करते हो उसके अकॉर्डिंगली, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोडक्ट बनाता हूं, तो प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला गया। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो मेरी सर्विस को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। अगर कोई पर्सन प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करता है, भाई बिल्डिंग वगैरह बनाने का या कोई भी किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट,
उस प्रोजेक्ट को आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या कोई भी काम जो आप करते हो ना, उस काम को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। देयरफॉर द टर्म कॉस्ट शुड ऑलवेज बी लिंक्ड विद ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू बी मोर मीनिंगफुल। कॉस्ट अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि कॉस्ट की डेफिनेशन ही कहती है भाई खर्चा किस पे, प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विस को प्रोवाइड करने में। तो अगर जब तक आप ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते, कॉस्ट की अपने आप में कोई रेलेवेंसी नहीं। तो यू कैन से सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हम कहीं भी देखते हैं वर्ड तो हमें लगता है होगा कुछ, तो वो कुछ कुछ नहीं है। किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस, किसी प्रोजेक्ट, किसी एक्टिविटी को, किसी डिपार्टमेंट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। सर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हम खर्चे कर रहे हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट मे बी ए प्रोडक्ट, मे बी ए सर्विस, मे बी ए प्रोजेक्ट, मे बी एनी एक्टिविटी। क्लियर है? सिंपल सी डेफिनेशन है, बट जब वर्ड आता है कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में, हम सोच में पड़ जाते हैं इसका क्या मतलब है, और हम उसको इग्नोर करके आगे अपनी कैलकुलेशन पे बढ़ जाते हैं। तो सेकंड एक टर्म था, सेकंड जो है वो एक टर्म था, सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी थी। इसके बाद थर्ड आता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर, सर ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जैसे ही ड्राइवर वर्ड देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कोई गाड़ी चला रहा होगा, कि कोई ट्रक चला रहा होगा। लेकिन ड्राइवर का मतलब ये थोड़ा ना है कि वो कार चला रहा होगा कि ट्रक चला रहा होगा। अगर वो कार चला रहा है तो कार ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है वो तो ट्रक ड्राइवर है। तो ड्राइवर से हम जो इंडिकेशन लेते हैं, वो जैसे ही ड्राइवर वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में एक सीट पे बैठा हुआ बंदा आता है जो कार, ट्रक, बस कुछ ना कुछ चला रहा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ड्राइवर का सिंपल मतलब होता है चलाने वाला। ड्राइवर का सिंपल सा मतलब होता है चलाने वाला। अगर वो कार चला रहा है तो कार ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है तो ट्रक ड्राइवर है, बस चला रहा है तो बस ड्राइवर है। अगर वो कॉस्ट को चला रहा है, अगर वो कॉस्ट को चला रहा है तो वो कॉस्ट ड्राइवर है। सर कॉस्ट को कैसे चलाया जा सकता है? सर कॉस्ट को चलाने की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि आपकी कॉस्ट को चलाता है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपकी कॉस्ट को चलाता है। जैसे मैं कहता हूं मशीन पे हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर एक साल में 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि वे मशीन को एक बार चला दिया, चलने दिया, चलने दिया, चलने दिया पूरे साल, तब तक 1 लाख यूनिट नहीं बन जाती? आंसर इज नो। 1 लाख यूनिट पूरे साल में बनाते हो तो एक साथ थोड़ा बना दोगे, थोड़ा थोड़ा लॉट लॉट में बनाओगे। और मैं कहता हूं हजार यूनिट बनाते हो, मान लो आप 1,000 यूनिट बनाते हो, तो जब भी वो 1,000 यूनिट बनाई जाएगी उससे पहले मशीन को सेटअप किया जाता है, मशीन को सेटअप किया जाता है। जैसे एक छोटा सा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन कभी भी आप ध्यान से देखोगे, अगर आप एक फोटोकॉपी मशीन पे जाते हो और फोटोकॉपी मशीन है बंद, मतलब रनिंग में नहीं है, उस टाइम पे काम नहीं था बंदे के पास, उसने बंद करके छोड़ी हुई है, आप कहते हो भाई साहब ये फोटोकॉपी कर देना, भाई साहब ये फोटोकॉपी कर देना, तो वो क्या करेगा आपसे, वो पेपर लेगा, मशीन ऑन का बटन दबाएगा और उस मशीन पे कुछ सेकंड्स के लिए खड़ा रहेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड अराउंड। उसके बाद फोटोकॉपी करना शुरू करेगा। कारण क्या है? सर वो जो 20-30 सेकंड वो वेट कर रहा है उसमें मशीन ऑटोमेटिक सेटअप हो रही है, जो भी उसके अंदर की प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो रही है। हम टीवी चलाते हैं, क्या मैं जैसे ही ऑन का बटन दबाता हूं टीवी में पिक्चर आनी शुरू हो जाती है? आंसर इज नो। पहले थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग करता है, सेट टॉप बॉक्स वगैरह चलने में टाइम लगता है, उसके बाद पिक्चर्स आनी शुरू होती है। वो क्या है? वो एक मशीन ही तो है। टीवी जो है, फोटोकॉपी मशीन जो है, ये सब क्या है? मशीनें हैं। सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरीके से
जब एक ऑर्गेनाइजेशन मशीनों में पे प्रोडक्शन करती है वो भी सेटअप करते हैं, उनको ज्यादा सेटअप की जरूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं पहले से ही मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर करते हैं ताकि प्रोडक्शन के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना आए। अब अगर मैं कहता हूं कि जब मशीन का एक बार सेटअप होता है, मशीन का एक बार सेटअप होता है, एग्जांपल 50 रुपए का खर्चा आता है, मशीन का एक बार सेटअप होता है तो से एग्जांपल 50 रुपए का खर्च आता है। सर 2 बार सेटअप होगा तो 50 इंटू 2 100 रुपए का खर्च आएगा। 10 बार सेटअप होगा तो 50 इंटू 10 500 रुपए का खर्च आएगा। 100 बार सेटअप होगा तो 50 इंटू 100 5000 का खर्च आएगा। मतलब आपका ये जो खर्चा है, आपकी ये जो कॉस्ट है, किस पे डिपेंड कर रही है, सर कितनी बार सेटअप कर रहा हूं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेटअप जो है, नंबर ऑफ सेटअप जो है वो ड्राइवर है जो आपकी कॉस्ट को चला रहा है। क्यों, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं आपको कह रहा हूं कि सर एक सेटअप के 50 रुपए हैं, अगर एक सेटअप करोगे तो 50 रुपए, 2 करोगे तो 100 रुपए, 5 करोगे तो 250 रुपए। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है इसको कौन चला रहा है, सर ये तो नहीं चला रहा, ये वाला जो फैक्टर है ना ये आपकी कॉस्ट को चला रहा है। ये क्या है सर, ये नंबर ऑफ सेटअप्स है, क्वांटिटी ऑफ सेटअप्स है। सिमिलरली मैं दूसरा एग्जांपल दूं, परचेज ऑर्डर। मान लो मैं जब एक परचेज ऑर्डर प्लेस करता हूं मटेरियल को खरीदने के लिए, 50 रुपए का खर्चा आता है। एक बार मटेरियल को खरीदने के लिए जब परचेज ऑर्डर प्लेस करता हूं 50 रुपए का खर्चा आता है। सर 2 करूंगा तो 100 रुपए का खर्च आएगा, 5 करूंगा तो 250 का खर्च आएगा, 10 करूंगा 500 का खर्च आएगा। तो सर ये जो कॉस्ट है, ये जो खर्चा है, इसको कौन चला रहा है, सर इसको चला रहे हैं ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स क्या है, कॉस्ट के ड्राइवर है। तो ड्राइवर का मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्टर, और कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है कोई भी ऐसा फैक्टर जो कॉस्ट को चला रहा है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कॉस्ट को चला रहा है। क्या डेफिनेशन दी है CIMA ने, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने क्या डेफिनेशन दी है कॉस्ट ड्राइवर की, सर डिफाइंस ए कॉस्ट ड्राइवर एज द फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके कॉस्ट लेवल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कॉस्ट बढ़ रही है तो उसकी वजह से बढ़ रही है, कम हो रही है तो उसकी वजह से कम हो रही है। ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ABC। ABC की फुल फॉर्म है सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक मेथड है जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अपने सिलेबस में एज सच एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कोई चैप्टर नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का CMA इंटर में एज सच कोई चैप्टर नहीं है, CA इंटर वालों के होता है। अपने मैं बात करूं CMA में, तो CMA फाइनल में जाके आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी हमारे सिलेबस में कॉस्ट ड्राइवर वर्ड आ जाए, अपने को माइंड में क्लियर होना चाहिए सर वो फैक्टर जो कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, दैट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, सिमिलरली यहां पे भी लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, अगर एक परचेज ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट 50 है तो सर 2 के लिए 100 होगी, 5 के लिए 250 होगी, 10 के लिए 500 होगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपकी कॉस्ट को चला रहा है, तो ये कॉस्ट ड्राइवर है। वुड बी ए कॉस्ट ड्राइवर फॉर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से that the cost driver is an activity, is a factor which is responsible for cost incurred। जैसे परचेज ऑर्डर जो है, this is the activity, this is the activity responsible for cost occurrence। मैं कहूं कि मैंने कोई परचेज ऑर्डर प्लेस ही नहीं करा, पर कॉस्ट भी नहीं आएगी। अगर मैंने कोई परचेज ऑर्डर प्लेस ही नहीं करा, सर कॉस्ट ही नहीं आएगी। कम परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगा कम कॉस्ट आएगी, ज्यादा परचेज ऑर्डर करूंगा ज्यादा कॉस्ट आएगी। दिस इज द कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट को चलाने वाला फैक्टर। एग्जांपल्स गिवन है कुछ यहां पे। हाय कुणाल, एग्जांपल्स है यहां पे कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स के।
जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, मशीन का एक बार सेटअप करता हूं 50 रुपए का खर्चा, सर 2 बार करूंगा 100 रुपए, नहीं करूंगा खर्चा नहीं आएगा। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जो हम बात कर ही रहे हैं, आवर्स स्पेंड ऑन प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, मैं कहता हूं मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं उसके इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर को बुलाता हूं। इंस्पेक्शन जो पर्सन करता है वो इंस्पेक्टर होता है, जरूरी नहीं है वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, प्रोडक्ट इंस्पेक्टर भी हो सकता है। तो मैं इंस्पेक्शन के लिए, अपने प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर को बुलाता हूं और वो 100 रुपए पर आवर चार्ज करता है। वो 100 रुपए पर आवर चार्ज करता है। तो अगर वो 2 घंटे इंस्पेक्शन करेगा तो सर 200 रुपए ले जाएगा। अगर वो 5 घंटे इंस्पेक्शन करेगा तो सर वो 500 रुपए ले जाएगा। अगर वो 10 घंटे इंस्पेक्शन करेगा सर 1000 रुपए ले जाएगा। मतलब ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है इस पे डिपेंड कर रही है। सर ये 100 रुपए पर आवर तो फिक्स है, ये डिपेंड कर रही है इस पे कि वो कितने घंटे का इंस्पेक्शन करता है। आवर्स स्पेंड ऑन प्रोडक्ट इंस्पेक्शन जो है यहाँ पे वो कॉस्ट ड्राइवर है। सिमिलरली नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड, आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसकी टेस्टिंग करवा रहे हो, 1 बार 2 बार 5 बार, जितनी बार ही करवाओगे। मैं कहता हूं 1 बार टेस्टिंग करवाने का खर्चा है 100 रुपए का, 1 बार टेस्टिंग करवाने का खर्चा है 100 रुपए का। अगर आप 4 बार टेस्टिंग कराओगे सर 400 रुपए लगेंगे, 10 बारी टेस्टिंग होगी 1000 रुपए लगेंगे। इसका मतलब ये जो खर्चा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, नंबर ऑफ टेस्टिंग पे। तो नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड। तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके के कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर का सिंपल सा मतलब ये है सर, कोई भी ऐसा फैक्टर, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कोई भी ऐसा सेटअप जिसके अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट चल रही है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट चल रही है, दैट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर, दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। क्लियर? आई थिंक व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर, आई थिंक क्लियर है। डिटेल्ड में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। कहीं पे भी आज के बाद अगर आप पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ड्राइवर वर्ड देखोगे तो आपके माइंड में क्लियर करना चाहिए सर, इसका मतलब इस फैक्टर के अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। 3 पॉइंट हो गए। पहला हो गया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा हो गया कॉस्ट ड्राइवर। इसके बाद चौथे पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं, दैट इज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, सर फिर से अगर मैं कहूं कॉस्ट वर्ड तो मुझे क्लियर है। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। सर ये तो है कॉस्ट की डेफिनेशन। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कोई भी ऐसा सेंटर जिसकी मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकूं, कोई भी ऐसा सेंटर जिसकी मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकूं। सर सेंटर का मतलब, तो सेंटर जो है वो एक लोकेशन हो सकती है। सेंटर जो है वो एक लोकेशन हो सकती है। मैं कहता हूं मेरी 4 ब्रांचेज है, मैं हर एक ब्रांच की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं हर एक ब्रांच से रिलेटेड अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं तो हर एक ब्रांच मेरे लिए कॉस्ट सेंटर होगी। हर एक ब्रांच एक सेंटर है जिसके लिए मैं अलग से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, इसके लिए मैं अलग से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे मैं कहूं ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का मैं हर महीने 50,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करता हूं, तो इसका मतलब इस लोकेशन का मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं 50,000 रुपए पर मंथ। तो ये एक सेंटर है, इट इज नॉन एज, दिस बिल्डिंग इज नॉन एज कॉस्ट सेंटर। ए पर्सन, एक पर्सन जो है अगर मैं उससे रिलेटेड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं तो वो पर्सन मेरे लिए कॉस्ट सेंटर है। मैं कहता हूं एक रिसेप्शन है जिसको मैं 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे करता हूं, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो मेरे लिए कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि मैं उस पर जो खर्चा करता हूं मैं उसको इजीली कैलकुलेट कर पा रहा हूं
सर 15,000 रुपए पर मंथ, तो वो पर्सन भी मेरे लिए एक कॉस्ट सेंटर हो सकता है। तीसरा, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। मैं कहता हूं मैं आपको टीच करने के लिए, मैं आपको टीच करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज कर रहा हूं। क्या सर? लैपटॉप से एग्जांपल। मैं एक लैपटॉप परचेज करता हूं 50,000 रुपए का, और मैं ये मान के चलता हूं मेरे लिए उसकी लाइफ 2 साल की है, तो सिंपल मैं कह सकता हूं सर इसका मतलब हर साल 25,000 रुपए का खर्चा मेरा इक्विपमेंट पे आ रहा है। किसके लिए? एग्जाम्पल मैं केवल सीएम इंटर वालों को पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं सीएम इंटर वालों को पढ़ाने के लिए हर साल 25,000 रुपए का खर्चा आता है मेरा। तो ये क्या है? एक इक्विपमेंट, जिसके लिए मैं आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके बता पा रहा हूं। जरूरी नहीं है इंडिविजुअली ये कॉस्ट कैलकुलेट हो, ये ग्रुप ऑफ देम भी हो सकता है, इन सबका ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया, अगर मैं एक ब्रांच की कॉस्ट कैलकुलेट कर पा रहा हूं, अब उस ब्रांच में रेंट भी आ जाएगा बिल्डिंग का, ब्रांच में जो स्टाफ है वो भी आ जाएगा, जो वो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, तो वो क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ दीज आइटम्स। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? सर कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इक्विपमेंट जिसके लिए मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं कि इसके लिए ये कॉस्ट है, तो दैट लोकेशन, दैट पर्सन, दैट इक्विपमेंट इज नॉन एज कॉस्ट सेंटर। इन और कनेक्टेड विद एन अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू विच कॉस्ट एसेट। मेन ये है कि जिससे रिलेटेड मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकूं। अगर आप कहते हो सर पता नहीं है इससे रिलेटेड क्या कॉस्ट है, तो उस सिचुएशन में वो कॉस्ट सेंटर नहीं है। एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, और उस सेंटर को, इस लोकेशन को, इस पर्सन को, इस इक्विपमेंट को मैं यूज कर सकूं फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। अगर मान लो इन सब चीजों को यूज करके मेरी किसी प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट 10 रुपए आती है और मेरे कॉम्पिटिटर की 8 रुपए आती है, तो अगर मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, इसका मतलब मैं इस लोकेशन की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करूं, मैं इस पर्सन की सैलरी कम करने की कोशिश करूं, मैं इस इक्विपमेंट पे जो खर्चा कर रहा हूं उसको कम करने की कोशिश करूं। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? एक लोकेशन, एक पर्सन, या कोई भी आइटम ऑफ इक्विपमेंट, या इसका कोई ग्रुप भी हो सकता है, जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सके और जरूरत पड़े कल को तो हम उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सके। कैसे? सर अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर पा रहा हूं ना किसी पर्टिकुलर पर्सन लोकेशन की, तो मैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकता हूं। मैं कहता हूं इस रिसेप्शनिस्ट को हटाओ, इसकी जगह 12,000 वाली को लेकर आओ, 3,000 रुपए की कॉस्ट कम हो जाएगी। क्लियर? द डिटर्मिनेशन ऑफ suitable cost center as well as analysis of cost under cost center is very helpful for periodical comparison। सर हम हर एक कॉस्ट सेंटर की अलग अलग कॉस्ट क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हम पीरियोडिकल एक कंपैरिजन कर सकें कि पिछले महीने तो इससे रिलेटेड कॉस्ट ये थी, इस महीने ये है, एंड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो हर एक कॉस्ट सेंटर को अलग अलग आइडेंटिफाई करना और उसके लिए अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करने के पीछे मेन जो पर्पज है वो है कॉस्ट कंट्रोल, वो है कॉस्ट कंट्रोल। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एक्सपेंसेस शुड बी सुटेबली सेग्रीगेटेड टू कॉस्ट सेंटर। अगर आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, किसी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? हर एक लोकेशन, हर एक पर्सन, हर एक आइटम ऑफ इक्विपमेंट की कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ता है। जब मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ का रेंट इतना है, इसको मैं सैलरी इतनी पे कर रहा हूं, ये मेरा किराया है, इक्विपमेंट वगैरह से रिलेटेड डेप्रिशिएशन है, तो सबको ऐड करके ही तो मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा। द मैनेजर ऑफ ए कॉस्ट सेंटर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ हिज कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट सेंटर में अगर कल को कॉस्ट कंट्रोल करनी हो तो उसके लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? सर उस कॉस्ट सेंटर का मैनेजर, उस कॉस्ट सेंटर का मैनेजर। उस कॉस्ट सेंटर के मैनेजर का मतलब क्या है? मान लो आप बात कर रहे हो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर की। दो तरीके के कॉस्ट सेंटर हमें यहां पे बताए गए हैं, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है सर्विस। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है एक तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है एक तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक लोकेशन है, उसका रेंट,
इसमें जो स्टाफ काम करता है पर्सन, इसमें जो इक्विपमेंट यूज करते हो आइटम ऑफ इक्विपमेंट, इसका जो खर्चा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली दूसरा कॉस्ट सेंटर बताया गया सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर इज नथिंग, कैन से सर इट इज सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट लाइक एग्जांपल सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है कोई प्रोडक्शन तो करेगा नहीं, वो क्या करता है अकाउंटिंग करता है प्रोडक्शन से रिलेटेड कि भाई ये मटेरियल लगा, ये लेबर लगा, उसकी अकाउंटिंग कर लेगा। तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो नहीं बट सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रहा है ताकि फाइनली हम क्या कर सकें, प्रोडक्ट जो बनाए उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। तो इस सर्विस कॉस्ट सेंटर का भी किराया होगा, इसमें भी कुछ पर्सन काम करते होंगे, इसमें भी आप कुछ इक्विपमेंट वगैरह यूज करते होंगे, तो वो सारे के सारे खर्चों के लिए पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर इस डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? सर कॉस्ट सेंटर कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी या इसका ग्रुप। जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर की, सर्विस कॉस्ट सेंटर की, तो ये एक ग्रुप है सर, इसके अंदर लोकेशन का खर्चा भी कवर्ड है, इसके अंदर पर्सन का खर्चा भी कवर्ड है, इसमें इक्विपमेंट का खर्चा भी कवर्ड है, इसमें सारे के सारे खर्चे कवर्ड है। तो ये क्या है, ब्रॉडली कॉस्ट सेंटर दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन क्लियर करूं तो सर कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन आपके इस तरीके से याद करनी है, एक लोकेशन, एक पर्सन या एक इक्विपमेंट ऑफ कॉस्ट या इसका ग्रुप जिसके लिए मैं कॉस्ट एसर्टेन कर सकता हूं, दैट ग्रुप या लोकेशन या पर्सन या इक्विपमेंट इज नॉन एज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर दो तरीके के हो सकते हैं सर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं सर? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सिंपल सी मैं बात करूं तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, फैक्ट्री जो है एक तरीके से। तो दीज आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या है? जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फैक्ट्री सिंपल, सच एज मशीनिंग कॉस्ट सेंटर, असेंबली कॉस्ट सेंटर। मशीनिंग कॉस्ट सेंटर सर जहां पे मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा है, असेंबली कॉस्ट सेंटर सर जहां पे मैनुअली काम हो रहा है, जहां पे मैनुअली काम हो रहा है। जैसे आप कंप्यूटर क्या करते हो, असेंबल करके बनाते हो, लेकिन जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, तो जो कंप्यूटर के पार्ट्स बन रहे हैं वो मशीनिंग है, लेकिन जहां पे उनको एक साथ असेंबल करके प्रोडक्ट की फॉर्म दी जा रही है वो असेंबली कॉस्ट सेंटर, असेंबली डिपार्टमेंट है। सिमिलरली सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है वो डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट लगा हुआ है अकाउंटिंग करने में, एक डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो कभी भी मशीन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, पहुंच जाते हैं मशीन को ठीक करने के लिए। तो दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सर्विस डिपार्टमेंट का काम मैन्युफैक्चरिंग करना तो नहीं है, लेकिन सर कुछ तो करते होंगे, क्या करते हैं, बट प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स सच एज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मशीन खराब हो गई उसको ठीक करना, मशीन का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना। स्टोर डिपार्टमेंट, तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जिन मटेरियल की जरूरत होती है को स्टोर करके रखना, ताकि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमसे डिमांड करेगा हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, तो कॉस्ट सेंटर डेफिनेशन याद रखनी है अपने को, एग्जाम में आ जाती है। कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आते हैं काफी सारे सर, एक लोकेशन, एक पर्सन, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज, जिसके लिए हम इंडिविजुअली या इस ग्रुप के लिए कॉस्ट एसर्टेन कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर है। दो तरीके के, प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना और सर्विस कॉस्ट सेंटर का काम है उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी सर्विसेज की जरूरत है, लाइक मेंटेनेंस, स्टोर्स, अकाउंटिंग, को काम करके देना। So this is our fourth point, that is cost center. This is our fourth point, that is cost center. This is our fourth point, that is cost center. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट,
थर्ड कॉस्ट ड्राइवर और चौथा कॉस्ट सेंटर। चौथा कॉस्ट सेंटर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? तो होता क्या है, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो एक पर्सन सारा का सारा काम नहीं संभाल सकता। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है सारा का सारा काम एक पर्सन नहीं संभाल सकता। जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, जब हमने वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी थी तो मैं खुद ही टीचिंग तो करता ही हूं, एडिटिंग भी मैं खुद ही कर लिया करता था, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी मैं खुद ही कर लिया करता था, कॉलिंग वगैरह से रिलेटेड काम भी मैं खुद ही कर लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे काम बढ़ा, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने एक रिसेप्शनिस्ट रख ली जो कॉलिंग का काम संभाल लेती है, एक बंदा रख लिया जो एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड काम देख लेता है, एक बंदा रख लिया जो एडवर्टीजमेंट वगैरह से रिलेटेड काम देख लेता है। तो हमने, इसका मतलब मैंने क्या किया, जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने धीरे धीरे क्या कर दी, डेलीगेट कर दी। धीरे धीरे मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी, डेलीगेट कर दी। अब इसका मतलब रिसेप्शनिस्ट रिस्पॉन्सिबल हो गई किस काम के लिए, सर कॉलिंग से रिलेटेड काम के लिए। तो एडिटिंग वाला बंदा है वो एडिटिंग के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, एडवर्टीजमेंट वाला जो बंदा है वो एडवर्टीजमेंट के काम से रिलेटेड हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो जैसा कि मैंने कहा भाई हर पर्सन अलग अलग काम के लिए अब रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो हर पर्सन अब क्या हो गया, हर पर्सन हर काम के लिए जब रिस्पॉन्सिबल है तो हर पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, हर पर्सन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाएगा। तो विद द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड अदर रिलेटेड फंक्शन ऑल्सो ग्रो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, काम बढ़ता है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टू हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई तो हम उसको प्रॉपरली कंट्रोल ना करें, सर कंट्रोलिंग तो जरूरी है, तभी तो आप और ज्यादा ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज तो कुछ सालों में आप डाउन आ जाओगे, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो टू हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या करता है, अपने काम को डेलीगेट कर देता है, डेलीगेट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। हाँ जी, तो टू हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डेलीगेट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू वेरियस डिपार्टमेंट और पर्सन। जैसे कि मैंने कहा, मैंने कुछ काम रिसेप्शनिस्ट को, कुछ एडिटिंग वाले पर्सन को, कुछ एडवर्टीजमेंट वाले पर्सन को डेलीगेट कर दिया। These department or persons are known as responsibility center। तो सिंपल सी बात यह है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी पर्सन किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो पर्सन और वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाता है। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कोई डिपार्टमेंट या कोई पर्सन है तो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई बच्चा मुझे बोले सर मैंने आपके रिसेप्शन पे कॉल किया था और उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी मेरे से, तो इसका मतलब रिसेप्शनिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और मैं उनको कहीं ना कहीं डांट लगा सकता हूं या समझा सकता हूं बेटा आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिनोट्स ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन्ड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। अब जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो तो वो पर्सन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो पर्सन इस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाता है। अगर मैं डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। अगर कल को प्रोडक्शन में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। परचेज डिपार्टमेंट में जो परचेज मैनेजर है, he is responsible, he or she is responsible for purchasing the material जितना जरूरत है और रीजनेबल प्राइस पे, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कोई भी डिपार्टमेंट या पर्सन हो सकता है जिससे रिलेटेड
उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिससे रिलेटेड उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, प्रोवाइड करवाई गई। आई होप आपको क्लियर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की डेफिनेशन। इसके बाद 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तक। इसके बाद आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा पर्सन जो कि प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हमने क्या कहा, सर एक पर्सन को हमने कोई काम दिया है, एक स्पेसिफिक पर्सन को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो उसके लिए वो पर्सन, वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं एक पर्सन को प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहूं तो इसका मतलब वो पर्सन दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सर सेल्स के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी, क्योंकि जब सेल में से कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट आता है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट को, अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई पर्सन रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप उसको प्रॉफिट सेंटर बोल सकते। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। प्रॉफिट सेंटर भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का ही पार्ट है, विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर बोथ कौन सी, सेल और कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेल में से कॉस्ट माइनस करके। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल्स एंड इनकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अगर एक पर्सन प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्सन को आप प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, तो उसको दो चीजों पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा और कॉस्ट कम से कम। सिंस मैनेजर्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स आर अकाउंटेबल फॉर बोथ, तो उसको कॉस्ट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी और रेवेन्यू पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। प्रॉफिटेबिलिटी इज द बेसिस फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब जो भी ये सेंटर है, उसके जो मैनेजर हैं, उसने अच्छा काम किया कि नहीं किया, अगर ये परफॉर्मेंस मेजर करने की बात आए तो हम चेक करेंगे उन्होंने प्रॉफिट कितना कमा के दिया। अगर उन्होंने प्रॉपर प्रॉफिट कमा के दिया है, एक टारगेट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कमा के दिया है, इसका मतलब उन्होंने अपना काम अच्छे से कंप्लीट किया, और उस काम को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने के लिए उनको रेवेन्यू पे भी ध्यान देना है और उनको कॉस्ट पे भी कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी अच्छा एग्जाम्पल है, ब्रांचेस जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग जगह पे, डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट सेंटर। जैसे आप देखते हो कि किसी कंपनी की 5 जगह ब्रांचेज है, 1 2 3 4 5, हर एक ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? सर अगर तीसरी ब्रांच का मेरा प्रॉफिट नहीं है, लॉसेज है, तो मैं तीसरी को बंद करूं ना, या बहुत कम प्रॉफिट है तो क्या चलाने का फायदा। आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहां ब्रांचेज ओपन करी, फिर एक जगह उन्होंने ब्रांच क्लोज कर दी। क्यों क्लोज कर दी होगी? सर वहां से बेनिफिट नहीं दिख रहे होंगे उनको, वहां से उनको बेनिफिट नहीं दिख रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने उस ब्रांच को बंद कर दिया। जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं, राज मंदिर हाइपर मार्केट जो है, उनके अलग अलग स्टोर्स है, अलग अलग, लेकिन अगर किसी स्टोर से उनको कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देगा, लॉसेज होंगे, तो वो क्या करेंगे, उस स्टोर को बंद कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या डिसाइड करना जरूरी है? सर उसके लिए उस ब्रांच के जो मैनेजर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना जरूरी है, वो भी एज ए प्रॉफिट सेंटर, कि हम आपकी जो परफॉर्मेंस चेक करेंगे, हम आपको एज ए प्रॉफिट सेंटर मानते हुए परफॉर्मेंस चेक करेंगे। कितना आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, कितनी कॉस्ट इनकर करते हो, क्या प्रॉफिट कमाते हो, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना। प्रॉफिट सेंटर वो सेंटर है, कोई भी पर्सन या कोई भी डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस सेंटर के मैनेजर की परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स मेजर की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स मेजर की जाती है।
प्रॉफिट्स मस्ट बी मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। यस बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कहूंगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आप कह सकते हो कि प्रॉफिट का कोई ना कोई टारगेट सेट किया गया होगा, अगर वो टारगेट अचीव हो जाए तो मैनेजर की परफॉर्मेंस बेटर है, उससे ज्यादा हो तो और ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कम हो तो फिर उस सिचुएशन में बेटर ये है कि आप उसको डिसकंटिन्यू कर दो, आप उसको डिसकंटिन्यू। प्रॉफिट सेंटर क्या है? वो सेंटर जो कि दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी। अगर मैं बात करूं कि आज हमारा क्या डिस्कशन रहा, तो सर आज हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 2 स्टार्ट किया, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसकी वेटेज आपको एग्जाम में 1 से 6 नंबर तक की देखने को मिल सकती। सर सबसे पहले हमने मूव किया फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। 3 एलिमेंट हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। तीनों ही डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं, तीनों ही इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। हमने मटेरियल की डेफिनेशन देखी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखी। एक क्वेश्चन दिसंबर 17 में जो हमारे एग्जाम में आया वो भी मैंने डिस्कस किया। सिमिलरली हमने बात करी लेबर से रिलेटेड कि लेबर भी डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। सिमिलरली हमने अदर एक्सपेंसेस की भी बात की कि अदर एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। देन मैंने कहा अगर सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर दिया जाए तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को ऐड कर दिया जाए ओवरहेड्स बन जाएंगे। इसके बाद हमने कुछ टर्म समझी कि सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है सर, एक टेक्निकल नाम है, किसी प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है। देन हमने देखा कॉस्ट ड्राइवर, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जिस पे कॉस्ट डिपेंड करती है, तो कॉस्ट को चलाता है, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेटअप्स करोगे आप उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आप प्लेस करोगे उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट आएगी। तो नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। सर कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ए लोकेशन, ए पर्सन, एन इक्विपमेंट या इसका कोई भी ग्रुप, इसके लिए मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, सर्टेन कर सकता हूं दैट लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट और ग्रुप इज नॉन एज कॉस्ट सेंटर। ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर भी हो सकते हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन सेंटर का काम है प्रोडक्शन करना, सर्विस कॉस्ट सेंटर का काम है प्रोडक्शन के लिए जो भी हेल्प चाहिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, वो हेल्प प्रोवाइड करवाना। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अगर किसी भी डिपार्टमेंट या पर्सन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेट कर देते हो तो दैट पर्सन और डिपार्टमेंट इज नॉन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अगर आप कहते हो एक सेंटर प्रॉफिट सेंटर है, इसका मतलब आपने उस पर 2 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, फिर रेवेन्यू जनरेट करना और कॉस्ट क्या इनकर होगी, दोनों पे डिसाइड करना आपका काम है। हमने आपको एक टारगेट दे दिया, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, अगर वो प्रॉफिट आप कमाते हो तो इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते इसका मतलब आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक को, दैट इज पार्ट 2 जो है, इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट आपको करवा दूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।